ओके, हो गया बेटा, मैंने अक्षय को बोल दिया, अक्षय वो अभी अपलोड कर देगा उसने। ओके, मैंने रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर दी है, डन। एक्सपेक्ट, अभी मुझे पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करना है, तो पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो, अभी हमने स्टॉक का कैलकुलेट किया था, अब किसका कैलकुलेट कर रहे हैं? पोर्टफोलियो का कैलकुलेट कर रहे हैं। वेट्स ऑफ रिलायंस इनटू एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ रिलायंस प्लस वेट्स ऑफ इन्फोसिस इनटू एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ इन्फोसिस। सर ये वेट्स क्या होता है? मेरे पास जितना भी पैसा था, मान के चलो मेरे पास 1 लाख रुपीस था, कितना था? 1 लाख था, उसमें से 60% मैंने रिलायंस में इन्वेस्ट किया, तो मैंने 40% किस में इन्वेस्ट किया? इन्फोसिस में इन्वेस्ट किया, तो मेरा वेट्स ऑफ रिलायंस कितना होगा? 60% होगा। मतलब 60,000 मैंने वापस एक बार, 1 लाख मेरे पास फंड है, उसमें से 60,000 किस में इन्वेस्ट किया? रिलायंस में इन्वेस्ट किया, तो 40,000 किस में इन्वेस्ट किया? मैंने इन्फोसिस में इन्वेस्ट किया, तो मेरा 60% फंड किस में इन्वेस्टेड है? रिलायंस में है। मेरा 40% फंड किस में इन्वेस्टेड है? इन्फोसिस में है। तो उसे कहते हैं 1 लाख में से 60,000 रिलायंस में, 1 लाख में से 40,000 इन्फोसिस में, तो वेट्स ऑफ रिलायंस कितना हो गया? 0.60। वेट्स ऑफ इन्फोसिस कितना हो गया? 0.40। 60% का मतलब 0.60 होता है। और मान के चलो मैंने ये अज्यूम्ड वैल्यूज ली है, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ रिलायंस कितना है? 30%। एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ इन्फोसिस कितना है? 20%। जब भी 2% होंगे ना, तो एक को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना। 2% होंगे ना, ये 60% ही है ना, तो एक को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना और 0.60 मल्टीप्लाई बाय 30 करना, तो कितना आ जाएगा? 18, और परसेंटेज का परसेंटेज लिख देना। आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? 0.40 इंटू क्या कर देना? 20, तो क्या आ जाएगा? 8% लिख देना। तो मुझे तो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो कितना आ गया? 26% आ गया। कितना आ गया? 26% आ गया। बेटा मेरी बात को समझो, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कुछ भी नहीं था। अगर आपको वैक कैलकुलेट करना आता है, केसी कॉस्ट ऑफ कैपिटल में अगर आपको वैक कैलकुलेट करना आता है, तो वही है। रिलायंस में मेरा फंड कितना है? 60,000 है। इन्फोसिस में मेरा फंड कितना है? 40,000 है। टोटल फंड कितना हो गया? 1 लाख। 60,000 डिवाइड बाय 1 लाख करेंगे तो क्या 0.60 आता है क्या? 40,000 डिवाइड बाय 1 लाख करेंगे तो क्या आता है? 0.40 आता है क्या? फिर याद करो, क्या 60 को क्या हम नहीं, हम वेट्स को क्या हम मल्टीप्लाई करते थे स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल से? तो 0.60 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया रिटर्न से, 0.40 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया रिटर्न से, तो कितना आ गया? 18%, 8%। इसका टोटल करेंगे तो कितना आ जाता है? 26%। चेक करो आपका आंसर भी क्या यहाँ पे 26% आया था क्या? तो मैंने कहा एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो कैसे कैलकुलेट करेंगे? मान के चलो पोर्टफोलियो में एक्स एंड वाई है। क्या है? एक्स एंड वाई है, तो वेट्स ऑफ एक्स इंटू रिटर्न ऑफ एक्स प्लस वेट्स ऑफ वाई इंटू रिटर्न ऑफ वाई। पोर्टफोलियो में एक्स एंड वाई कंपनी के शेयर्स हैं, स्टॉक्स हैं, तो वेट्स ऑफ एक्स इंटू रिटर्न ऑफ एक्स प्लस वेट्स ऑफ वाई इंटू रिटर्न ऑफ वाई। समझ में आए तो हाँ बोलोगे, नहीं समझ में आए तो ना बोलोगे, मैं वापस समझा दूंगा। क्लियर है? जिस तरह से हमने पोर्टफोलियो का रिटर्न कैलकुलेट किया, क्या उसी तरह से क्या हम पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डिवीजन भी कैलकुलेट कर सकते हैं? क्या पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डिवीजन भी कैलकुलेट कर सकते हैं? यस, क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डिवीजन। मुझे पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डिवीजन कैसे कैलकुलेट करेंगे? पोर्टफोलियो में 2 स्टॉक है, एक्स एंड वाई। क्या है? 2 स्टॉक है। मैंने एक टेक्निक सिखाई थी रेगुलर बैच में, इसको याद रखने की मैंने एक टेक्निक सिखाई थी रेगुलर बैच में। टेक्निक क्या सिखाई थी मैंने आपको? मैंने टेक्निक ये सिखाई थी, मुझे बताओ, हाउ टू रिमेंबर वेट्स ऑफ स्क्वायर इनटू स्टैंडर्ड डिवीजन का स्क्वायर। स्टैंडर्ड डिवीजन के स्क्वायर को वेरिएंस कहते हैं। वेट्स ऑफ स्क्वायर इनटू स्टैंडर्ड डिवीजन का स्क्वायर फॉर ईच स्टॉक प्लस 2 इंटू वेट्स इंटू कोवेरियंस फॉर ईच पैर। समझते हैं? 2 ही स्टॉक है। कितने ही स्टॉक है? 2 स्टॉक है, तो पैर एक ही बनेगी। 2 स्टॉक है तो पैर कितनी बनेगी? 1 बनेगी। अगर आपको पोर्टफोलियो का रिस्क कैलकुलेट करना है, रिस्क को स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं, तो उसका फॉर्मूला, डेरिवेशन तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका पॉसिबल है लेकिन छोड़ो, अभी डेरिवेशन की बात नहीं करते। तो मुझे बताओ, वेट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वेट्स ऑफ वाई स्क्वायर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई स्क्वायर प्लस
2 into weights of x into weights of y multiply by covariance of x comma y, multiply by covariance of x comma y. वापस एक बार, how to remember, weight square into standard deviation square, तो weights of x square into standard deviation of x square for each stock. क्या यहाँ पे पोर्टफोलियो में 2 स्टॉक हैं? पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक है? 2 स्टॉक है। तो मैंने कहा वेट स्क्वायर इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन स्क्वायर को वेरिएंस कहते हैं, अभी मैंने सिखा दिया ऊपर यार। फॉर ईच स्टॉक, तो क्या वेट स्क्वायर इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन वेट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वेट्स ऑफ वाई स्क्वायर इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू वेट्स इंटू कोवेरियंस फॉर ईच पेयर। मुझे बताओ 2 स्टॉक अगर होंगे तो पेयर तो एक ही बनेगी, पेयर तो कितनी बनेगी? एक ही बनेगी। तो 2 इंटू वेट्स ऑफ एक्स इंटू वेट्स ऑफ वाई इंटू कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई, कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई। क्या मुझे बताओ आर का फॉर्मूला क्या है? आर का फॉर्मूला कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई डिवाइडेड बाय क्या? स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई होता है क्या? अब मुझे बताओ ये अगर यहां चला जाएगा तो मुझे बताओ क्या बन जाएगा? कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू R into standard deviation of x, standard deviation of x into standard deviation of y. तो instead of covariation of x, y, क्या हम R into standard deviation of x into standard deviation of y लिख सकते हैं क्या? हाँ, वापस एक बार, अभी ना आपको स्क्रीन पे नहीं देखना है, स्क्रीन पे नहीं देखना है, और आपको फॉर्मूला बोलना है, स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला बोलना है, पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला बोलना है। तो बताओ फॉर्मूला क्या आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ वेट्स ऑफ एक्स स्क्वायर into standard deviation of x square plus weights of y square into standard deviation of y square plus 2 into weights of x into weights of y into covariation of x comma y। और covariation of x comma y की जगह पे क्या हम r into standard deviation of x into standard deviation of y लिख सकते हैं क्या? समझ में आया तो हाँ बोलोगे, नहीं समझ में आया तो ना बोलोगे। यस राहुल, नहीं समझ में आया बेटा, ये तो याद रखना पड़ेगा, इसको रट्टा मारना ही पड़ेगा बेटा, इसमें कोई लॉजिक नहीं है बेटा, देयर इज नो लॉजिक, ये तो सिर्फ रट्टा मारना है बेटा। ये तो मैं रट्टा मारना ही सिखा रहा था कि रट्टा कैसे मारेंगे, क्योंकि फॉर्मूला रट्टा मारना ही पड़ेगा। अब मुझे बताओ 3 स्टॉक है, तो 3 स्टॉक का फॉर्मूला कैसे बनाओगे? 3 स्टॉक का फॉर्मूला कैसे बनाओगे? पहले बताओ पैर कितनी बनेगी? एक तो एक्स वाई बनेगी, दूसरी क्या बनेगी? वाई जेड बनेगी, और तीसरी क्या बनेगी? एक्स जेड बनेगी। क्या बनेगी? एक्स जेड। राहुल सिर्फ रट्टा मारना है बेटा, रट्टा मारना ही सीखना है इसमें। तो पैर 3 बनेगी, एक्स वाई, वाई जेड, एक्स जेड। वापस एक बार, वेट्स ऑफ स्क्वायर इनटू स्टैंडर्ड डिविएशन स्क्वायर फॉर ईच स्टॉक प्लस 2 इंटू वेट्स इंटू कोवेरियंस फॉर ईच पेयर। क्या ड्राफ्ट कर सकते हो क्या उसका फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला क्या आएगा? कोई ड्राफ्ट करके बताएगा कि इसका फॉर्मूला? मैंने फॉर्मूला लिखा नहीं है क्या? चलो बोलते ना अपन, इसको बोलेंगे तो हो जाएगा ना। वी कैन स्पीक आउट। मुझे तो बोलेंगे, कैसे बोलेंगे? वेट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वेट्स ऑफ वाई स्क्वायर इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई स्क्वायर प्लस वेट्स ऑफ जेड स्क्वायर इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ जेड स्क्वायर। यहां तक क्लियर? प्लस 2 इंटू, अब पैर नहीं ले, अब क्या ले लो? पैर ले लो। बताओ एक्स और वाई के पैर की बात करते हैं। 2 इंटू वेट्स ऑफ एक्स इंटू वेट्स ऑफ वाई इंटू कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई प्लस 2 इंटू वेट्स ऑफ वाई इंटू वेट्स ऑफ जेड इंटू कोवेरियंस ऑफ वाई कॉमा जेड प्लस 2 इंटू वेट्स ऑफ एक्स कॉमा वेट्स ऑफ जेड इंटू कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा जेड। आई होप यू गेट माई पॉइंट क्लियर नाउ। अब समझ में आया होगा बेटा। बेटा पास्ट डेटा को हम एक्सपोज्ड के नाम से भी बुलाते हैं। किसके नाम से बुलाते हैं? पास्ट डेटा को हम क्या कहते हैं? एक्सपोज्ड भी कहते हैं। और फ्यूचर डेटा को हम क्या कहते हैं? एग्जैंटी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? उसे एग्जैंटी कहते हैं। फ्यूचर डेटा को हम एग्जैंटी भी कहते हैं। अब इस पे कुछ मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराए थे बेटा, आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेना बेटा। एक सेकंड, अभी ऑलमोस्ट ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व कराए थे बेटा, ये सब क्वेश्चन जो सॉल्व कराए थे वही मैंने यहाँ पे सॉल्व किए हुए। आप बेटा एटलीस्ट वो क्वेश्चन एक बार देख लो ना, देख लेंगे ना तो भी अच्छा रहेगा आपके लिए। तो एटलीस्ट एक बार उसको देख लेना। लेकिन ये याद रखना, ये एमसीक्यूज के लिए अच्छा है। पास्ट डेटा इज आल्सो नोन एज एक्सपोज्ड एंड फ्यूचर डेटा इज आल्सो नोन एज एग्जैंटी। अब आपके फॉर्मूले की लिस्ट में आपका ये भी ऐड हो गया। क्या ऐड हो गया? आपका पोर्टफोलियो का रिटर्न कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये भी ऐड हो गया।
और पोर्टफोलियो का हम स्टैंडर्ड डिविएशन मतलब रिस्क कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी ऐड हो गया। ओके ओके, अब ओके दिक्कत तो नहीं है आपको यहाँ पे ये। अब ध्यान देना, मेरे पोर्टफोलियो में 2 स्टॉक है, मेरे पोर्टफोलियो में 3 स्टॉक है, उसका रिस्क और रिटर्न कैसे कैलकुलेट करते हैं? उस स्टॉक का रिस्क और रिटर्न कैसे कैलकुलेट करते हैं? वो पोर्टफोलियो का रिस्क और रिटर्न कैसे कैलकुलेट करते हैं? इसे हम कहते हैं मॉडर्न पोर्टफोलियो थियरी। बोलो क्या कहते हैं उसे, शॉर्ट फॉर्म में लिखना, मॉडर्न पोर्टफोलियो थियरी। क्या कहते हैं उसे बेटा? मॉडर्न पोर्टफोलियो थियरी which is given by Harry Markowitz, which is given by Harry Markowitz। मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैंने जो बोला था मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से मेरी बात को सुनोगे। मैंने ये कहा कि एक स्टॉक का रिटर्न कैसे कैलकुलेट करते हैं, रिस्क कैसे कैलकुलेट करते हैं, 2 स्टॉक का रिस्क रिटर्न कैसे कैलकुलेट करते हैं, पोर्टफोलियो का रिस्क रिटर्न किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए जो थियरी दी है वो दी है, उस थियरी को हम कहते हैं मॉडर्न पोर्टफोलियो थियरी, एमपीटी के नाम से बुलाते हैं, और विच इज गिवन बाय हैरी मार्कोविट्स। किसने दिया था ये? हैरी मार्कोविट्स। मॉडर्न पोर्टफोलियो थियरी क्या कहता है? मॉडर्न पोर्टफोलियो थियरी ये कहता है कि मार्केट में n नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, मार्केट में n नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये ग्राफ समझा देता हूं मैं आपको, और उससे क्या क्वेश्चन आ सकते हैं ये बता देता हूं। प्रीवियस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा था, इसीलिए ध्यान से सुन लो मेरी बात को। करेक्ट है? मार्केट में n नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं। कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, अगर n नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं और पोर्टफोलियो बनता किससे है? पोर्टफोलियो बनता ही इन्वेस्टमेंट से बनता है ना। किससे बनता है? इन्वेस्टमेंट से ही तो बनता है ना। मैंने अगर रिलायंस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया, इंफोसिस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया, मैंने एसबीआई के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया, मैंने यस बैंक के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया, तो ये इन्वेस्टमेंट से तो मेरा क्या बना? पोर्टफोलियो बना। मैंने कहा मार्केट में जरा हाँ लिखते हो चलोगे, ताकि मुझे समझ में, बच्चे सो नहीं रहे ना, सो तो नहीं रहे हो ना, बच्चे भाग रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है, सो तो नहीं रहे हो ना बेटा? हाँ, मार्केट में n नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं। ओके, नहीं रहे, सब सो नहीं रहे, चलो वंडरफुल। तो अगर n नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, तो आपको नहीं लगता है n नंबर ऑफ पोर्टफोलियोज भी होंगे? क्या होंगे? n नंबर ऑफ पोर्टफोलियोज भी होंगे। अब मुझे बताओ, अगर n नंबर ऑफ पोर्टफोलियोज हैं, तो उसमें से कुछ पोर्टफोलियोज एफिशिएंट होते हैं, तो कुछ सर्टेन पोर्टफोलियोज क्या होते हैं? इनएफिशिएंट होते हैं। मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी का कहना ये है कि जो भी ये कर्व पे पोर्टफोलियोज, हाँ ये जितने भी डॉट्स है ना, ये जितने भी डॉट्स आपको दिख रहे हैं ना, ये रेड कलर के जो भी डॉट्स आपको दिख रहे हैं ना, ये एक एक पोर्टफोलियो है, एक एक क्या है? पोर्टफोलियो है, एक एक पोर्टफोलियो है। और जितने भी डॉट्स ये कर्व पे आते हैं, क्या आते हैं? ये कर्व पे आते हैं, उससे हम एफिशिएंट पोर्टफोलियो कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे एफिशिएंट पोर्टफोलियो कहते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, जितने भी डॉट्स हैं वो सब क्या है? पोर्टफोलियोज हैं। और जितने भी डॉट्स ये कर्व पे आते हैं, किस पे आते हैं? ये कर्व पे आते हैं, उस कर्व का नाम है एफिशिएंट फ्रंटियर कर्व। और उस कर्व पे जितने भी डॉट्स आते हैं, एवरी सिंगल डॉट इज वन पोर्टफोलियो, और उससे हम कहते हैं एफिशिएंट पोर्टफोलियो। कौन सा पोर्टफोलियो कहते हैं? एफिशिएंट पोर्टफोलियो कहते हैं। और ये बाकी सारे जो डॉट्स हैं उससे हम कहते हैं इनएफिशिएंट पोर्टफोलियो। क्या कहते हैं उसे? इनएफिशिएंट पोर्टफोलियो। मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैंने एक एग्जांपल लिया था रेगुलर बैच में, मैंने एग्जांपल ये लिया था कि देयर आर n नंबर ऑफ सीएस एग्जीक्यूटिव के स्टूडेंट्स हैं। ये जो डॉट है ना, एक एक डॉट जो है, ये मान लो सीएस एग्जीक्यूटिव के स्टूडेंट्स हैं, लेकिन वो ही सीएस एग्जीक्यूटिव के स्टूडेंट्स एफिशिएंट हैं जो इस लाइन पे आते हैं। किस पे आते हैं? इस कर्व पे आते हैं। किस पे आते हैं? इस कर्व पे आते हैं। इस कर्व पे आने का मतलब क्या होता है कि n नंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव के स्टूडेंट्स हैं, लेकिन वही स्टूडेंट्स एफिशिएंट हैं जिन्होंने प्री टेस्ट क्लियर किया है। क्या क्लियर किया है? प्री टेस्ट क्लियर किया है। वही स्टूडेंट्स एफिशिएंट हैं फाइनल एग्जाम देने के लिए। क्या एग्जाम देने के लिए? फाइनल एग्जाम देने के लिए। मतलब ये कर्व पे जितने भी डॉट्स आ रहे हैं वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने प्री टेस्ट क्लियर कर लिया है। वो एफिशिएंट तो है, वो क्या है? एफिशिएंट तो है एग्जाम देने के लिए, लेकिन ऑप्टिमम नहीं है। ऑप्टिमम बेस्ट तब बनेंगे क्योंकि एग्जाम क्लियर कर लेंगे। उसी तरह से जितने भी डॉट्स हैं वो
उसी तरह से जितने भी डॉट्स हैं वो क्या है, एन नंबर ऑफ पोर्टफोलियोज हैं, लेकिन ये सारे पोर्टफोलियोज एफिशिएंट नहीं है, ये सारे पोर्टफोलियोज एफिशिएंट नहीं है। जो भी डॉट्स ये कर्व पे आते हैं, किस पे आते हैं, कर्व पे आते हैं, वो क्या बन जाते हैं, एफिशिएंट पोर्टफोलियो बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, एफिशिएंट पोर्टफोलियो बन जाते हैं। आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। ये क्या बन जाते हैं, आपके एफिशिएंट पोर्टफोलियो बन जाते हैं। लेकिन अब हमें इसमें से ये समझना है, इसमें से ये समझना है कि कौन सा पोर्टफोलियो ऑप्टिमम है, कौन सा पोर्टफोलियो बेस्ट है। कर्व पे आगे वो एफिशिएंट बन गए, कर्व पे आगे वो क्या बन गए, एफिशिएंट बन गए, कर्व पे आगे वो एफिशिएंट बन गए। लेकिन ऑप्टिमम कौन सा है, बेस्ट कौन सा है, यहां पर भी एक है, यहां पर भी एक है, यहां पे 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 भी एक है। ये सब एफिशिएंट पोर्टफोलियो तो है, लेकिन उसमें से बेस्ट कौन सा है। हाँ करेक्ट है, करेक्ट है। वो डिपेंड कहाँ, इसमें से बेस्ट कौन सा है, ऑप्टिमम कौन सा है, वो डिपेंड करता है उस इन्वेस्टर की रिस्क लेने की कैपेसिटी पे, उसकी रिस्क टॉलरेंस, उसकी रिस्क टॉलरेंस पे। अगर कोई कोई इन्वेस्टर बहुत ज्यादा रिस्क अवर्स है, क्या है, रिस्क अवर्स है मतलब फट्टू है। मुझे बताओ, ये जो एक्स एक्सिस है वो रिस्क है, और वाई एक्सिस है वो क्या है, रिटर्न है। वो क्या है, रिटर्न है। एक्स एक्सिस क्या है आपका, रिस्क है, वाई एक्सिस क्या है आपका, रिटर्न है। कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, यहां पे रहोगे तो रिस्क भी कम, रिटर्न भी कम। यहां पे रहोगे, रिस्क बढ़ रहा है तो रिटर्न भी बढ़ रहा है। यहां पे रहोगे और बढ़ रहा है और रिटर्न बढ़ रहा है। यहां पे रहोगे और रिस्क बढ़ रहा है और रिटर्न बढ़ रहा है। यहां पे रहोगे और रिस्क बढ़ रहा है और रिटर्न बढ़ रहा है। यहां पे रहोगे और रिस्क बढ़ रहा है और रिटर्न बढ़ रहा है। मैंने कहा जितने भी कर्व पे आते हैं वो सब एफिशिएंट पोर्टफोलियो हैं, लेकिन ऑप्टिमम कौन सा, वो तो हर इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू डिफर होता है। अगर मैं बहुत ज्यादा रिस्क अवर्स हूं, बहुत ज्यादा फट्टू हूं, तो मैं तो यहां पे रहूंगा, तो मेरे लिए ये बेस्ट है, मेरे लिए ये ऑप्टिमम है। कोई कहता है मुझे रिस्क लेने में कोई टेंशन नहीं है, तो उसके लिए ये ऑप्टिमम है। कोई कहता है नहीं नहीं बीच वाला अप्रोच चाहिए, तो उसके लिए ये ऑप्टिमम है। आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर, मेरी बात समझ में आती होगी। इसमें यही ध्यान रखना है, एफिशिएंट फ्रंटियर ग्राफ मेजर्स द रिलेशनशिप बिटवीन स्टैंडर्ड डेविएशन एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न। मुझे बताओ, ये जो रिलेशनशिप मेजर हुआ वो किसके बीच में हुआ, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न। ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि एफिशिएंट फ्रंटियर ग्राफ मेजर्स द रिलेशनशिप बिटवीन स्टैंडर्ड डेविएशन एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न। ये ऑप्शन का पार्ट था, किसका पार्ट था, ये ऑप्शन का पार्ट था। आई थिंक इससे ज्यादा कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ये आपको समझ में आया होगा, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है आपको बेटा। सिमिलरली एक और है कैपिटल मार्केट थियरी। कौन सा है, कैपिटल मार्केट थियरी है, इसी के बेस पे चलता है, कुछ भी नहीं है। मुझे बताओ, ये जो यहाँ पे जो ये कर्व ड्रॉ किया था उसे कहते हैं एफिशिएंट फ्रंटियर कर्व। क्या कहते हैं उसे, एफिशिएंट फ्रंटियर कर्व कहते हैं। और एफिशिएंट फ्रंटियर कर्व को बराबर एक टच करके एक लाइन ड्रॉ करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, उसको टच होके जाती है, और जो टच होके जाती है, यहाँ पे टच होके जाती है, उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। क्या कहते हैं उसे, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कहते हैं। और इस लाइन को हम कैपिटल मार्केट लाइन कहते हैं। कौन सी लाइन कहते हैं उसको, कैपिटल मार्केट लाइन कहते हैं। अब एक सेकंड, मुझे बताओ सीएपीएम मॉडल का फॉर्मूला आता है क्या आपको। अगर सीएपीएम मॉडल का फॉर्मूला क्या होता है, सीएपीएम मॉडल का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल का फॉर्मूला क्या है, आरएफ प्लस बीटा इनटू ब्रैकेट आरएम माइनस आरएफ, where RF is equal to risk free rate of return, beta is nothing but sensitivity of stock with respect to market, RM is equal to क्या होता है, RM is equal to क्या होता है, रिटर्न ऑन मार्केट, या तो रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो कह दो, रिटर्न ऑन मार्केट कह दो, मार्केट प्राइस रिटर्न ऑन मार्केट, एंड RF इज इक्वल टू क्या बन जाता है, रिस्क फ्री रिटर्न, रिस्क फ्री रिटर्न। आई थिंक मुझे लग रहा है पहले मुझे सीएपीएम पे डिस्कशन कर लेना चाहिए, उसके बाद ग्राफ बताना चाहिए, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। मुझे बताओ, मैं लास्ट डिस्कशन कर रहा हूँ, एक 5 मिनट का डिस्कशन है, फिर वाइंड अप करेंगे, फिर कल एक और हाफ एन आवर लेके उसको खत्म कर देंगे, ठीक है ना। मुझे बताओ सीएपीएम मॉडल क्या कहता है। सीएपीएम मॉडल ये कहता है कि सीएपीएम मॉडल ये, सुनो मेरी बात को ध्यान से, एक इन्वेस्टर्स अगर बैंक की एफडी में इन्वेस्ट करता है, या एक इन्वेस्टर्स अगर वो गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करता है, तो वहां पे रिस्क 0% होता है। वहां पे रिस्क क्या होता है, 0% होता है। इसीलिए हम गवर्नमेंट बॉन्ड की रिटर्न को रिस्क फ्री रिटर्न भी कहते हैं। कौन सा रिटर्न कहते हैं उसको, रिस्क फ्री रिटर्न भी कहते हैं। लेकिन अगर हम मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, मार्केट का मतलब होता है शेयर मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करते हैं, तो मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, बैंक की एफडी में इन्वेस्ट करने से अगर 6% मिल रहा है,
और मार्केट में इन्वेस्ट करने से भी अगर 6% मिल रहा है तो कौन सा बेवकूफ होगा कि जो मार्केट में इन्वेस्ट करेगा? क्योंकि हम सबको पता है कि मार्केट सबसे ज्यादा रिस्की होता है। मार्केट मतलब स्टॉक एक्सचेंज सबसे ज्यादा क्या होता है? रिस्की होता है। अगर कोई भी इन्वेस्टर अगर स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करने जा रहा है तो कॉमन सेंस अप्लाई करके मुझे बताओ, क्या उसकी उसकी रिस्क प्रीमियम की एक्सपेक्टेशंस आएगी कि नहीं आएगी? 100% आएगी। क्यों उसकी रिस्क प्रीमियम की एक्सपेक्टेशंस आएगी? कॉमन सेंस है, लॉजिकल है, क्योंकि मार्केट में इन्वेस्ट करने जाएंगे तो रिस्क वहां पे ज्यादा है। विदाउट रिस्क अगर 6% मिल सकता है तो विथ रिस्क कौन 6% लेना चाहेगा? मुझे मार्केट में 18% मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 18% मिल रहा है। इसे रिटर्न ऑन मार्केट कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे रिटर्न ऑन मार्केट कहते हैं। अगर मैं रिस्क फ्री में इन्वेस्टमेंट करता हूँ, गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करता हूँ या एफडी में इन्वेस्ट करता हूँ, तो मुझे 6% मिल रहा है। लेकिन अगर मैं स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे कितना मिल रहा है? 18% मिल रहा है। उसे आरएम कहते हैं, इसे आरएफ कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे आरएफ कहते हैं। मुझे बताओ, आरएम माइनस आरएफ करोगे तो इसे कहते हैं रिस्क प्रीमियम। 18 माइनस 6 करोगे तो मुझे बताओ, मुझे प्रीमियम कितना परसेंट मिल रहा है? 12% मिल रहा है। इसे हम कहते हैं रिस्क प्रीमियम। ध्यान से सुनना, आरएम माइनस आरएफ को रिस्क प्रीमियम कहते हैं, आरएम को रिटर्न ऑन मार्केट कहते हैं, आरएफ को रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं। अब मुझे बताओ, स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करेंगे तो रिस्क तो है। सीएपीएम मॉडल क्या कहता है? हम रिस्क को दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, एक तो सिस्टमेटिक रिस्क, दूसरा अनसिस्टमेटिक रिस्क। एक कौन सा रिस्क? सिस्टमेटिक रिस्क। दूसरा कौन सा रिस्क? अनसिस्टमेटिक रिस्क। अनसिस्टमेटिक रिस्क कंपनी के इंटरनल फैक्टर्स की वजह से होता है। सिस्टमेटिक रिस्क एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से होता है। आई होप यू गेट माई पॉइंट क्लियर व्हाट आई मीन टू से। अगर मान के चलो मेरे पोर्टफोलियो में दो कंपनी के शेयर्स हैं, एक तो है रिलायंस, दूसरा है इन्फोसिस। ऐसे मान लो मेरे पास दो कंपनी के शेयर्स है, एक तो महिंद्रा महिंद्रा है और दूसरा है मेरे पास मारुति। कौन सा है दूसरा? मेरे पास मारुति। एक महिंद्रा एंड महिंद्रा है, दूसरा क्या है मेरे पास? मारुति। मुझे बताओ, मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, तो कॉमन सेंस क्या कहती है? क्या मेरे पास जो कंपनी के शेयर्स है क्या वो भी ऊपर जाने चाहिए? ऊपर जाने चाहिए। महिंद्रा एंड महिंद्रा का शेयर्स तो ऊपर जा रहा था लेकिन मारुति का शेयर्स नीचे जा रहा था। उसका रीजन ये था कि मारुति के वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी थी। पिछले 6 महीने से वो काम पे नहीं आ रहे थे, प्रोडक्शन नहीं हो रहा था। प्रोडक्शन नहीं हो रहा था तो सेल्स भी नहीं हो रहा था। सेल्स नहीं हो रहा था तो ईबीआईटी नहीं आ रहा था। ईबीआईटी नहीं आ रहा था तो पैट नहीं आता था। पैट नहीं आ रहा था तो ईपीएस नहीं आ रहा था। ईपीएस नहीं आ रहा था तो मुझे बताओ, क्या इस सिचुएशन में क्या उस कंपनी के शेयर्स की मार्केट में डिमांड डिक्रीज हो जाएगी क्या? तो उस कंपनी के शेयर्स की मार्केट प्राइस क्या होगी? फॉल होगी क्या? आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर। मारुति के वर्कर्स ने अगर स्ट्राइक कर ली तो मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओगे, क्या ये कोई एक्सटर्नल रीजन है कि ये इंटरनल रीजन की वजह से? ये इंटरनल रीजन की वजह से है। और इंटरनल रीजन की वजह से जो रिस्क फैक्टर है, रिस्क तो है ना, रिस्क तो है। अगर मैंने मारुति कंपनी के शेयर, मैंने भी इन्वेस्टमेंट किया था मारुति कंपनी के शेयर्स में जब 9000 की प्राइस थी, आज उसकी प्राइस 5000 की हो गई है। तो मुझे बताओ, रिस्क तो था। रिस्क किस बात का? मतलब इंटरनल रीजंस की वजह से जो रिस्क होता है उसे सीएपीएम मॉडल अनसिस्टमेटिक रिस्क कहता है। क्या कहता है उसे? अनसिस्टमेटिक रिस्क कहता है। इकोनॉमी में कोई चेंज होता है, कोरोना वायरस की वजह से आज स्टॉक एक्सचेंज पे सबसे बेकार इंपैक्ट आई है, उसके वजह से जो रिस्क आता है, एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से जो रिस्क आता है, इकोनॉमी में चेंज होने की वजह से जो रिस्क आता है, उससे कहते हैं एक्सटर्नल फैक्टर का रिस्क कहते हैं। कौन सा कहते हैं? एक्सटर्नल फैक्टर का रिस्क कहते हैं। और उसे सिस्टमेटिक रिस्क कहते हैं। कौन सा रिस्क कहते हैं? सिस्टमेटिक रिस्क कहते हैं। सीएपीएम मॉडल का मानना यह है कि हमें अनसिस्टमेटिक रिस्क की कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि अनसिस्टमेटिक रिस्क एक दूसरे के साथ क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है, नलीफाई हो जाता है। मेरे पोर्टफोलियो में अलग अलग कंपनी के शेयर्स हैं, कुछ ऊपर जा रही है तो कुछ नीचे जा रही है। तो मतलब कुछ परफॉर्म कर रही है, कोई इंटरनल रीजन की वजह से कोई परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो उनका रिस्क एक दूसरे के साथ क्या हो रहा है? कट रहा है। उसीलिए क्या मानता है सीएपी मॉडल? क्या मानता है कि अनसिस्टमेटिक रिस्क एक दूसरे के साथ कट के नलीफाई हो जाता है। क्या हो जाता है? जीरो बन जाता है। लेकिन जो बीटा पे इंपैक्ट, मार्केट पे जो इंपैक्ट आती है वो किसकी आती है? सिस्टमेटिक रिस्क की आती है। और उसी सिस्टमेटिक रिस्क को हम क्या कहते हैं? बीटा कहते हैं। क्या कहते हैं? उसी को हम क्या कहते हैं? बीटा कहते हैं। और मार्केट का बीटा ऑलवेज क्या होता है? 1। मतलब एक मेजरमेंट के लिए हम अज्यूम करते हैं कि मार्केट का बीटा ऑलवेज क्या होता है? 1 होता है। आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर। मार्केट का बीटा ऑलवेज क्या होता है? 1 होता है। मैं रिलायंस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूं तो मैं सबसे पहले उसका बीटा देखूंगा। क्या देखूंगा? बीटा देखूंगा। और मुझे पता चला रिलायंस कंपनी के शेयर्स का बीटा 2 है।
रिलायंस कंपनी के शेयर्स का बीटा कितना है, 2 है, मुझे उसका लॉजिक बताओ। मार्केट का बीटा ऑलवेज क्या होता है, 1। उसका मतलब अगर मार्केट 1% से ऊपर जाएगा तो रिलायंस का शेयर कितने परसेंट से ऊपर जाएगा, 2% से ऊपर जाएगा। लेकिन मार्केट अगर 1% से नीचे भी जाएगा तो रिलायंस का शेयर कितने परसेंट से नीचे जाएगा, 2% से नीचे जाएगा। रिपीट कर रहा हूं, बीटा हर कंपनी के शेयर्स का बीटा अलग अलग होता है, लेकिन मार्केट का बीटा, पूरे मार्केट का बीटा कितना होता है, 1। पूरा मार्केट अगर 1 से ऊपर जाएगा, मान के चलो मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं, एक सीमेंट कंपनी है, उसका बीटा 3 है, उसका बीटा क्या है, 3 है, तो मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओगे उसका बीटा 3 है, उसका मतलब क्या हुआ, अगर मार्केट अगर आपका 1 से ऊपर जाएगा तो उस सीमेंट कंपनी का शेयर कितने परसेंट से ऊपर जाएगा, 3% से ऊपर जाएगा। मार्केट अगर 20% से ऊपर जा रहा है तो उस कंपनी का शेयर कितने परसेंट से ऊपर जाएगा, 60% से ऊपर जाएगा। अगर लेकिन मार्केट अगर 20% से नीचे गया तो क्या उस कंपनी का शेयर का 60% से नीचे भी जाएगा क्या, यहाँ पे ये आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर। मुझे बताओ, एक कंपनी का बीटा 0.80 है, 0.80 है, उसका मतलब क्या हुआ, अगर मार्केट 1% से ऊपर जाएगा तो ये 0.80 से ऊपर जाएगा, मार्केट अगर 1% से नीचे जाएगा तो ये 0.80 से नीचे जाएगा। बच्चों, जिस कंपनी के शेयर्स का बीटा 1 से ज्यादा होता है उसे अग्रेसिव स्टॉक कहते हैं। एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस कंपनी का बीटा 1 से ज्यादा होता है उसे कौन सा स्टॉक कहते हैं, अग्रेसिव स्टॉक कहते हैं। जिस कंपनी का बीटा 1 से कम होता है उसे कौन सा स्टॉक कहते हैं, डिफेंसिव स्टॉक कहते हैं। कौन सा स्टॉक कहते हैं उसे, डिफेंसिव स्टॉक कहते हैं। मैंने आपको सीएपीएम मॉडल का ये फॉर्मूला बताया, आरएफ। अब एक सेकंड मुझे बताओ, एक मिनट मुझे सोच के बताना, मुझे बताओ एक बीटा के लिए, कितने बीटा के लिए, एक बीटा के लिए, ये रहा आरई कैलकुलेट करते हैं हम। क्या कैलकुलेट करते हैं, आरई सीएपीएम मॉडल से हम क्या कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को थोड़ा रिकलेक्ट करना। सीएपीएम मॉडल से हम क्या कैलकुलेट करते हैं, आरई कैलकुलेट करते हैं। आरई कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है आरएफ प्लस बीटा इंटू ब्रैकेट आरएम माइनस आरएफ, आरएम माइनस आरएफ। और आरएम माइनस आरएफ क्या बन जाता है, रिस्क प्रीमियम बन जाता है। क्या बन जाता है, रिस्क प्रीमियम। 15% रिटर्न ऑन मार्केट है और 7% क्या है, रिस्क फ्री रिटर्न है। तो मुझे बताओ 8% क्या बन गया, रिस्क प्रीमियम बन गया। लेकिन ये रिस्क प्रीमियम तो एक बीटा का है। अगर यहाँ पे बीटा पे अगर मैं 1 कर दूं, क्या कर दूं मैं यहाँ पे 1 कर दूं, तो मुझे बताओ एक बीटा के लिए रिस्क प्रीमियम कितना जा रहा है, 8% जा रहा है। लेकिन कोई किसी कंपनी के शेयर्स का बीटा 2 है, तो क्या उस टाइम पे रिस्क प्रीमियम की मेरी एक्सपेक्टेशन 1% की रहेगी कि 2 इंटू 8% 16% की रहेगी। कितने परसेंट की रहेगी, 16% की रहेगी। कोई कंपनी के शेयर्स का बीटा 3 है, तो मुझे बताओ एक बीटा के लिए कितना एक्सपेक्टेशंस था मेरा, 8% की रिस्क प्रीमियम की एक्सपेक्टेशंस थी। तो 3 बीटा के लिए कितने परसेंट की होगी, क्या 24% की रिस्क प्रीमियम की एक्सपेक्टेशंस होगी कि नहीं होगी। आई होप आपको ये मेरी बातें समझ में आई है तो मुझे हाँ बोलोगे, नहीं समझ में आई है तो मुझे ना बोलोगे, वापस रिपीट कर सकता हूं। समझ में आ गया आपको यहाँ पे। तो मुझे बताओ, ये पॉइंट मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बोला था, जिस कंपनी का बीटा 1 से ज्यादा होता है उसे कौन सा स्टॉक कहते हैं, अग्रेसिव स्टॉक कहते हैं। जिस कंपनी का बीटा 1 से कम होता है उसे कौन सा स्टॉक कहते हैं, डिफेंसिव स्टॉक कहते हैं। थोड़ा कॉस्ट ऑफ कैपिटल को भी अगर रिकलेक्ट करोगे तो मैंने ये समझाया था वहां पे आपको। इसीलिए आरई मतलब क्या होता है, रिटर्न मतलब आरई का मतलब क्या होता है, एक्सपेक्टेशंस ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे तो उनकी एक्सपेक्टेशंस तो होगी कि नहीं होगी। वो एक्सपेक्टेशंस कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है, R is equal to RF beta into bracket minus RF। I think मैंने अभी टॉपिक जो कंप्लीट किया ऑलमोस्ट 80 to 85% टॉपिक कंप्लीट कर दिया है। मेरी यहाँ तक की अगर बात समझ में आई है तो मुझे हाँ बोलोगे, नहीं समझ में आई है तो मुझे ना बोलोगे। ओके, मुझे बताओ स्पीड इंक्रीज करनी है कि इतनी स्पीड चलेगी, स्पीड इंक्रीज करनी है और कि इतनी स्पीड बराबर है। कोमल कह रही है इंक्रीज करो, राहुल कह रहा है ठीक है। नहीं मुझे बताओ तो मुझे समझ में आया, तो क्या है ना कि मैं फटाफट एक्सप्लेनेशन कम करके फटाफट आगे बढ़ जाऊं ना। वीवो कह रही है ठीक है, स्पीड इंक्रीज करना है कि चलेगा। बच्चे आंसर नहीं कर रहे। तो सुप्रिया बोल रही है चलेगा, ठीक है चलेगा, ठीक है नया चलेगा। मैं यहाँ पे आज ज्वाइन कर रहा हूँ और कल ये और हाफ एन आवर कल सेम टाइमिंग 30, तो वी मीनिंग 10:30 ये फिक्स रखते हैं, 10:30 to 12:30।
फॉर्मूला की टाइमिंग फिक्स रखेंगे तो कल मैं ये पोर्टफोलियो आपका वाइंड अप कर दूंगा, तो आपका पोर्टफोलियो का एकदम 100% परफेक्शन के साथ रिवीजन हो जाएगा। तो मैं ऐसे ही सारे मेन टॉपिक्स के इसी तरह से परफेक्ट रिवीजन कराते हुए चलूंगा। तो मेन टॉपिक्स पे कवर करा दूंगा, बाकी मिसलेनियस टॉपिक को मैं आपको गाइड कर दूंगा किस तरह से पढ़ना है। एक बार मेन टॉपिक हो गए तो आपकी ना 60-70% की टेंशन दूर हो जाएगी बेटा, ठीक है ना। चलो, विल सी यू टुमारो, टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। रिकॉर्डिंग बंद कर दूं मैं यहाँ पे।